अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। आज का प्रोग्राम भी डेली तमाम प्रोग्राम्स की तरह अहम भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पे आज का प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं फूड के हवाले से, डाइट प्लानिंग के हवाले से, कौन सी खुराक लेनी चाहिए, कौन से ऐसे शुगर पेशेंट के हवाले से, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के हवाले से, और पहले भी मैं ये प्रोग्राम जो है वो कर चुकी हूँ, लेकिन आज का प्रोग्राम जो है वो ख़ास इसलिए भी है क्योंकि ये रिलेट करता है आज के मौसम के हिसाब से। जो मौसम चल रहा है, जिस तरह से आपको पता है कि इस वक्त बरसात का मौसम है, कुछ समझ नहीं आ रही कि आपने बाजार का खाना है नहीं खाना, क्या प्रोसेस है। इस वक्त जो है वो चारों तरफ गंदगी भी है और उससे कैसे बचना है, अपने आप को सेफ कैसे साइड पे जो है वो रख के कौन सी फूड जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो इसी के लिए हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिनको यहाँ पर दावत दी है, मोहम्मद नासिर साहब। वो यहाँ पर आए हैं और अब आज हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमने जो है वो अपनी डाइट को प्लान करके इस्तेमाल करना है और कितनी उम्र के कितने लोगों के लिए कौन कौन सी डाइट प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा ये बताइएगा कि डाइट प्लानिंग के हवाले से जब कोई भी प्लान करता है तो इसमें बहुत सारी डाइटिंग आ जाती है, डाइट्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। जो एक नेचुरल डाइट है, जो एक मैं समझती हूँ कि सही बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी के लिए जो डाइट है, उसको क्या लेना चाहिए, किस तरह, कितने अतदाल से? देखिए जी, बैलेंस डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आजकल के दौर में तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सीडेंट्री हो गया हुआ है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है हम उस तरह से फिज़िकल एक्टिविटी अब नहीं कर पा रहे या नहीं करते, या हमारे जो वर्क रूटीन्स हैं वो भी उसको सपोर्ट नहीं करती हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को। सो उस लिहाज से जो है वो फूड का अप्रोप्रिएट होना और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट होना बड़ा ज़रूरी होता है, और रिक्वायरमेंट्स को असेस करना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल सो लोगों को आइडिया नहीं होता कि उनके लाइफस्टाइल के साथ कौन सा फूड मैच करता है। तो इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, फूड साइंटिस्ट से मिलें, वो आपको बताए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उस लिहाज से जो है वो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि आपको डाइवर्सिफाइड फूड लेना चाहिए, जिसके अंदर जो है वो फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, डेयरी ग्रुप भी हो, मीट ग्रुप भी हो, और उसके बाद सीरियल ग्रुप भी मौजूद हो। सो उसके बाद उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि नॉर्मली आपको एक हेल्दी जो है वो 2000 कैलोरी डाइट के लिए जो है एक हेल्दी इंडिविजुअल को ऑन एन एवरेज 2 से 3 डेयरी से सर्विंग लेनी चाहिए, 2 से 3 मीट ग्रुप से लेनी चाहिए सर्विंग्स, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हैं वो 2 से 3 लेनी चाहिए, 3 से 4 वेजिटेबल से लेनी चाहिए, और सीरियल से कोई 10 से 11 सर्विंग लेनी चाहिए। अब वो सर्विंग साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा छोटा होता है, लेकिन हम जो है प्लेटें भर भर के खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक गट फील भी होता है हर इंसान का। प्लेट भर के खाएं ना तो तसल्ली नहीं होती लोगों की। हाँ, सो नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फूड है ना न्यूट्रिशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट जो एवरेज इंसान है वो फूड से बहुत ज़्यादा प्लेजर ड्राइव करता है। अगर आपको अभी बता दिया जाए कि आपकी मर्जी का शाम को खाना बन रहा है, तो अभी से जो है यस, सो इस वजह से फूड फॉर प्लेजर भी है, इसी वजह से समटाइम ओवर ईटिंग भी होती है। इसमें तलाश की ना, इसलिए हमारी खुशी खाने में है। जी, और हम टेस्ट बर्ड्स को ट्रेन करते हैं, सो हमारे स्पेसिफिक टेस्ट बर्ड ट्रेन हो जाते हैं, तो स्पेसिफिक फूड हमें बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेसिफिक फूड अच्छे नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डाइटरी लाइफस्टाइल है वो डाइवर्सिफाई होने के बजाय यूनिफाई होना शुरू हो जाता है। सो इस इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है डाइवर्सिफाइड फूड ही कंज्यूम करते रहें, और उसमें तमाम ग्रुप्स शामिल होने चाहिए, और ये टेस्ट बर्ड्स को आप खुद से ट्रेन करते हैं। अगर आप इसको जंक फूड के अगेंस्ट ट्रेन कर लेंगे तो उसी के अगेंस्ट ट्रेन हो जाएगा, अगर आप इसको हेल्दी फूड के अगेंस्ट जो है ट्रेन करेंगे तो हेल्दी फूड के अगेंस्ट डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं ना, जी, और आपकी क्या जो है वो प्लानिंग है। अच्छा, एक हेल्दी डाइट में कौन कौन से जो है वो मिनरल्स या विटामिन्स, प्रोटीन्स किस तादाद से और कैसे लेने चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ों से हमें ये मिलते हैं? देखिए, वो एक एवरेज पर्सन के लिए ये याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपकी जो है वो किस विटामिन की कितनी रिक्वायरमेंट है पर डे के लिहाज से, या किस मिनरल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखें और जो बेसिक सा फार्मूला याद रख लें, तो उसके अंदर जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सही। सो नॉर्मली ये कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है एडल्ट को 2000 कैलोरी डाइट की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 1 से 2 गिलास
मिल्क के लेता है या डेयरी की कोई और प्रोडक्ट चीज़ ले लेता है, योगर्ट ले लेता है, कुछ और प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर लेता है। इसी तरह से जो है वो 2 से 3 फ्रूट ले लेता है, मुख्तलिफ, एक फ्रूट नहीं, जो है अगर वो बनाना लेता है, साथ में एक छोटा एप्पल ले ले, साथ में कोई और दूसरा फ्रूट ले लिया। इसी तरह से दिन में अगर कोई वेजिटेबल की सर्विंग, और उसमें भी बेहतर ये है कि सैलेड पे चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर आप वाइल्ड वेजिटेबल्स ले लें, या आपके ग्रेवी के अंदर कोई वेजिटेबल्स हों तो 2 से 3 अगर वो सर्विंग आप ले लें। और सर्विंग बड़ी स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी सर्विंग नहीं होती। और उसके साथ साथ अगर आप जो है वो मीट ग्रुप से, जिसमें अंडा है, उसके बाद जो है गोश्त है या दालें हैं, उनमें से 1 से 2 सर्विंग, एक अंडा ले लें, एक आध दफ़ा कोई छोटा सा जो है वो हाफ पाम साइज़ का अगर आप जो स्लाइस ले लेते हैं मीट का या चिकन का। अच्छा। और उसके साथ साथ आप जो है सीरियल्स में अगर आप 1 चपाती या हाफ चपाती सुबह में ले लेते हैं, और आधी चपाती या 1 चपाती दोपहर में, और हाफ चपाती एक टाइम में चलती हैं, या फिर आप उसके साथ हाँ उसको रिप्लेस कर सकते हैं चावल से। दूसरा ये है कि एक जो बुनियादी असूल है, वो जितना आप जो है वो होल फूड्स की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। जितना आप रिफाइनिंग की तरफ जाएंगे उतने ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स उसमें कम होते जाते हैं। सो हैविंग सेड दिस, जो नॉर्मली आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि टोटल जो आपकी कैलोरीज हैं उनका तकरीबन 10 से 12% प्रोटीन से आना चाहिए। उसके बाद जो है वो फैट से भी तकरीबन इतना ही आना चाहिए, और बाकी आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। प्रोटीन अप टू 30% भी हो सकती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। बाहर की दुनिया में प्रोटीन को थोड़ा लिमिट किया जाता है, यहाँ पे प्रोटीन क्योंकि ऑलरेडी डेफिशिएंसी है तो इस वजह से इनकरेज किया जाता है। और उसके साथ साथ जो है वो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपकी जो टोटल कैलोरीज हैं उसका 10% से ज्यादा जो है वो रिफाइंड शुगर से नहीं आना चाहिए, और 10% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट से नहीं आना चाहिए। और आपका जो ये इंटेक है साल्ट का, ये 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, टोटल ये बहुत ज्यादा है इन प्रोसेस इन पाकिस्तान। आप एशिया की कंट्रीज जितने भी देख रहे हैं, नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ये इसका किस तरह, और मीठा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो जहाँ पर आपने इसको बैलेंस्ड करना है, वहाँ पे आप इसको जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं इसका देखिए, पाकिस्तान में एक डाइटरी जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा यूनिटरी लाइफस्टाइल है, और उसमें हमारे जो खास तौर पे हाउस होल्ड हैं जो कि इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी इकनॉमिक एक्सेसिबिलिटी जो है वो फूड की इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ के ऊपर तो सुबह चपाती खाई जा रही है, दोपहर को चपाती, शाम को चपाती, किसी एक ग्रेवी के साथ। यस, बिल्कुल। सो उस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो है इस किस्म का जब लाइफ स्टाइल होता है तो आप किस तरह से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो एक्सेसिबिलिटी भी उतनी नहीं है। हमारी जो फ्लोटिंग क्लास भी 39% है, और उसके बाद 30% कोई पुअर क्लास है, तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 50% से ज़्यादा जब हाउस होल्ड का एक्सपेंस किचन में जा रहा हो कि वो बैलेंस फूड को अफोर्ड कर सके। असल में यहाँ पे बैलेंस डाइट जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव कंसीडर की जाती है। जी, ऐसा ही। और जब भी आप कुछ ज़्यादा जो है वो अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपका बजट हाई हो जाता है, जिसकी वजह से लोग अच्छी खुराक या अच्छा जो है वो फूड नहीं खा पा रहे हैं। बट हैविंग सेड दिस, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें वो हम खाई जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैट की इंटेक बहुत ज़्यादा है। हम 14-15 किलो जो है वो फैट ऑन एन एवरेज खा जाते हैं पर पर्सन पर कैपिटा। इसी तरह से जो है वो शुगर की इंटेक बहुत ज़्यादा है। चाय के अंदर हम जब तक चीनी डालते हैं हमें मज़ा नहीं आता, हम दूसरी जो है वो आइटम्स के अंदर शुगर लाजमी कंज्यूम करते हैं, तो वो तकरीबन 3 टाइम्स ज्यादा है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है। सो वो अगर हम उसको कम करके उसको हेल्दी फूड में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, दालों में या दूसरी साइड पे ले जाएं तो वही जो है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ बड़ी इंप्रूव हो सकती है। सो आपने बिल्कुल राइटली मेंशन किया कि हमें साल्ट की कंजम्पशन को कम करना है, डेलिब्रेट एफर्ट करनी है कि हमारे साल्ट कम हो फूड के अंदर। इसी तरह से शुगर अगर 2 चम्मच चाय में पीते हैं तो 1 चम्मच से भी गुजारा हो सकता है, और एक बगैर किसी चम्मच के भी गुजारा हो सकता है। मैंने लोगों को इतना कॉन्शियस देखा है कि चाय में चीनी कम है तो चाय नहीं पीनी, ये चाय में डबल चीनी जो है वो डाल के लाएं। इवन बच्चे भी जो है वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब देखें कि एक ग्रोइंग बेबी जो है वो जब कह रहा है कि 2 चम्मच उसको जो है वो दूध में या जो है वो किसी भी शरबत में या कहीं पे भी जो है वो चीनी के चाहिए 1 टाइम, और फिर उसके बाद फिर उसको कुछ अगर चाहिए तो उसमें चीनी चाहिए, तो ये कितना ज़्यादा जो है वो हमारे पास चीनी का एक तो इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा, और दूसरे उस बच्चे के लिए नुकसानदेह भी बहुत है, दांत खराब हो जाते हैं बच्चे के। डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी डॉक्टर साहब यही अर्ज किया था कि हमें जो है वो बच्चे के भी और अपने टेस्ट बर्ड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। नॉर्मली 6 से 8 हफ्ते के अंदर टेस्ट बर्ड ट्रेंड हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा शुगर पी जाती थी, चीनी पी जाती थी, तो हम चाय के अंदर चम्मच भर भर के चीनी, पहले तो गुड़ हुआ करता था वो, और
फिर चीनी डाल के पीते थे। और अभी क्योंकि बहुत कम चीनी पीते हैं, तो आप अगर 1 चम्मच भी ज्यादा चीनी का उसमें डाल देंगे तो आपसे वो चाय नहीं पी जाती। सो अगर आप जो है लोअर शुगर कंटेंट या लोअर साल्ट के ऊपर या लोअर फैट के ऊपर अपने टेस्ट बड को ट्रेन कर लेते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाता है आपसे इस किस्म का। सो बेहतर यही होता है कि अपने बच्चों के टेस्ट बड को भी ट्रेन करें लोअर शुगर पे, लोअर साल्ट पे और लोअर फैट पे, वो आपके भी और अपने आप को भी ट्रेन करें। और उसका बेहतरीन तरीका अगर ये होता है कि आप बच्चे को मना नहीं कर सकते चीनी से। अगर आपके टेबल के ऊपर अगर आप चीनी कम खा रहे हैं, अगर आपके सालन के अंदर जो है वो नेचुरली साल्ट कम है, अगर आप फैटी बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें नहीं खा रहे हैं तो वो हेल्दी हैबिट्स ऑटोमेटिकली डेवलप होती हैं, बच्चों में डेवलप हो जाएंगे। सो आप ये आप रोल मॉडल कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, फिर हेल्दी हैबिट्स डेवलप होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके टेबल के ऊपर तो वो चीजें भरी पड़ी हों और आप उनको कहें कि कम करें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त में कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं मिडिल क्लास तबके से ज़्यादा लोगों का जो है वो ताल्लुक है, या बहुत गरीब लोग हैं जो कि अपनी डाइट प्लानिंग सेट नहीं कर सकते। ये तो लीड क्लास की बात हुई ना कि अपनी डाइट सेट कर ली, इजीली जो है वो दोपहर को सैलड ले ली, सुबह को जो है वो कुछ चीज़ ले ली, ब्रेड वगैरह जो है वो ले ली। लेकिन वो लोग कैसे अपनी डाइट की ये तमाम कैलोरीज जो है वो पूरी करें, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से, उनके पास डाइट लेने के कोई तरीक़ेकार नहीं है, वो क्या ऐसा लें नॉर्मल चीज़ें जो आप ये समझ लें कि बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे उनकी डाइट जो है वो चले, बेहतर रहे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। डॉक्टर साहब देखें, जो है वो एक मिनिमम अप्रोप्रिएट कास्ट होती है, एक मिनिमम बैलेंस डाइट की, तो वो तो अगर उससे कम पैसे लगाएंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट हैविंग सेड दिस, जो हमारे अभी भी डाइटरी लाइफस्टाइल हैं, जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं खुराक के ऊपर, अगर उसको वाइजली स्पेंड कर दिया जाए तो ये अगर आपकी अभी आज के दिन में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 50% पूरी हो रही है तो आप 20-30% इसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो अगर आपके घर में एक ग्रेवी है और आप सुबह दोपहर शाम वही खाई जा रहे हैं और उसी चपाती के साथ खाई जा रहे हैं, आप थोड़ा सालन बना लें, लेकिन जो है वो सुबह में या शाम में अगर डिफ्रेंशिएट कर लें उसको। दूसरा, अगर आप जो है देखें, आप चाय के अंदर चाय आप पीते हैं लीफ एक्सट्रैक्ट के तौर पे, अगर आप उसमें दूध भी डाल लेंगे, चीनी भी डाल लेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। दूध आप लेना है अलहदा से कंज्यूम कर सकते हैं, और उसकी मिनरल्स और जो है वो न्यूट्रिएंट्स की बायोअवेलेबिलिटी एज मिल्क बहुत ज्यादा होती है। चाय में डालते हैं तो वो जो उसके अंदर गैलेट्स हैं, पॉलीकैटेचिन गैलेट्स हैं, वो मिल जाती हैं, मिनरल्स भी बायोअवेलेबल नहीं रहती, और वो जो आपने पॉलीफिनोल्स जिसके लिए चाय ली थी वो भी बायोअवेलेबल नहीं रहे। तो अगर आप जो है, दूसरा, अगर आप खाने के इमीडिएटली चाय बाद ना पिए, थोड़ा वक्फा डाल लें। सो इसका मतलब ये है कि वो जो आपने डाइट के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स लिए हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी आप बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से आप जो टोटल डाइट है, आप ये समझ लें कि आपको मारने के अंदर उसका तकरीबन 40% टोटल फूड का कंज्यूम करना है, लंच के अंदर जो है 30% करना है, डिनर के अंदर 20% करना है। तो हमारी आपने देखा होगा हमारा लाइफस्टाइल उल्टा है। हम जब जरूरत न्यूट्रिएंट्स की होती है मॉर्निंग में, उस टाइम पे नाश्ता नहीं करते, और जब नहीं जरूरत होती रात को, मैं कहती हूँ 50% लोग नाश्ता नहीं करते। और जब रात को जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपने सस्टेन करना होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट के लिए आपको चाहिए होता है, उस टाइम के ऊपर हम पेट भर के खाना खा रहे होते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें अगर कर लें तो हम बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की बायोअवेलेबिलिटी को भी और अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए विद इन गिवन उसी बजट के अंदर। अच्छा, ये बताइएगा, शुगर पेशेंट्स के लिए जो है वो आप लोग अलग से डाइट प्लानिंग सेट करके देते हैं, उनको बताते हैं कि उन्होंने कितनी कैलोरीज लेनी है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्योंकि जाहिर है शुगर की ज्यादती जो है वो उनके लिए खतरनाक है। कम भी हो जाए तो भी खतरनाक है, शुगर लो हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, हाई हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कैसे डाइट प्लानिंग सेट करते हैं, और लो और हाई शुगर में कौन सी ऐसी डाइट है जो लेनी चाहिए और कौन सी ऐसी डाइट है जो नहीं लेनी चाहिए? अच्छा, एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं, मैं वर्किंग डाइटिशियन नहीं हूं, सो इट्स स्पेसिफिक डाइटेटिक्स सब्जेक्ट, लेकिन क्योंकि मैं न्यूट्रिशन पढ़ाता रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इन यूनिवर्सिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम को, और उससे पहले मेरी PhD भी जो है वो इससे रेलिवेंट है, तो उसके ऊपर मैं बात कर सकता हूं। देखें, जो ये डायबिटीज़ है, ये क्रोनिक डिजीज़ है, जिसके नतीजे के अंदर जो है इधर आपका जो है वो सेल्स जो हैं इंसुलिन उसमें ग्लूकोज को एंटर नहीं कर पाती या उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, या जो है वो आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अब जो है अब इस और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, ख़ास तौर के ऊपर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़ में, वो ट्रिगर करता है कि आप जो है ओवर द ईयर्स जो हैं वो अपना फूड किस तरह से लेते रहें। सो अगर आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेंगे और ऐसी कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे जिसमें रिफाइंड शुगर ज्यादा होंगी तो ये बिल्कुल कर्व्स बनती हैं, इमीडिएटली आपका ग्लूकोज लेवल बॉडी का बढ़ता है ब्लड में। हाँ। उसको बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करनी पड़ती है, उसके नतीजे में वो नीचे चला जाता है ग्लूकोज लेवल, फिर दोबारा से आपको भूख लगती है, तो ये कर्व्स चलती रहती हैं। सो ऐसा नहीं होता कि आपको शुगर एक दिन में हुई है। आप आज के दिन में अगर आपने हेल्दी फूड लिया है तो वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। आज के दिन में आपने हेल्दी फूड नहीं लिया किसी एज ग्रुप में तो अल्टीमेटली उसका कोई ना कोई नेगेटिव इंपैक्ट होगा ही होगा। तो आप जब लॉन्गर टर्म के लिए जो है अपनी डाइट को ठीक नहीं रखते हैं और रिफाइंड शुगर्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बायोअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते रहते हैं और आपकी ब्लड के अंदर शुगर पीक्स बनती रहती हैं जिसको हम नॉर्मली ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड की सूरत में भी जानते हैं। सो उसका वो लीड करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को जिसके नतीजे में आपको शुगर हो जाती है। सो हैविंग सेड दिस, इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप शुगर पेशेंट हो जाते हैं, पहले तो होना नहीं चाहिए, उसको आप डिले कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज जो है यूएस वगैरह के अंदर जो एज है जिसमें शुगर होती है बहुत ज़्यादा है, मे बी 60 से भी ऊपर है, और हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज 38 ईयर के ऊपर जो है वो एवरेज एज है जिसमें शुगर तो 30 ईयर हम ऑलरेडी पहले ही ज़्यादा लूज करते हैं इस क्रॉनिक डिजीज में। सो अगर हो गई तो उसके नतीजे में आपको दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि आप जो है बहुत ज़्यादा शुगर को ख़त्म नहीं करना, अपनी डाइट के अंदर जो है वो आपने कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म नहीं करना। जैसे ही लोगों को पता चलता है तो इमीडिएटली वो रोटी खाना बंद कर देते हैं, चीनी बंद कर दी, एकदम से सारा कुछ कर दिया। आपको फूड लेना है लेकिन आपको ओवरऑल जो है कार्बोहाइड्रेट को कम करने की कोशिश करनी है और उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को मिनिमाइज करें या उसमें से निकाल दें। बिल्कुल ठीक है। सो जो है वो उसमें पहले तो उसको मिनिमाइज करना। हाँ, तो नॉर्मली जो जिसका ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड होता है उन डाइट से आपने परहेज करना है जिसमें चावल भी हैं, जिसमें ये पोटैटोज हैं जिसके अंदर शुगर है, या शुगर बेस्ड जो है कोई और चीजें हैं। बट अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ जो होल फूड ज्यादा लेने हैं वो तो ज्यादातर जो है वो शुगर बेस्ड ही है। अब वो चीजें सारी जब आप एक देखते हैं ना शुगर पेशेंट को तो वो बेचारा उनकी डाइट से हर चीज ही निकली हुई है। नहीं ऐसा नहीं है, ये मिथ है, बहुत बड़ी मिथ है। मिथ है और लोगों को सब चीजें आपको जो है वो थोड़ा लेनी चाहिए अपनी, और लोगों को गलत साइड पे लगाया हुआ है। देखें एक इश्यू हो गया है और उसके नतीजे के अंदर जो है वो ऐसा नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना, ऑब्जर्व करना उसको या उसको मेटाबोलाइज करना आपका बॉडी बंद हो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। बस आपने उसको जो है वो उसको हेल्थ जो है इंप्रूव करने के उसको हेल्प करनी है, थोड़ी सी रखना है ना उसको। उसके लिए एक तो अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को थोड़ा कम करें, दूसरा जो है वो स्लीप प्रॉपर लें, तीसरा जो है वो डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, चौथा जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगर से थोड़ा सा परहेज करना शुरू करें, पांचवा जो इम्पॉर्टेंट है और जिसके ऊपर लोग गौर नहीं करते हैं वो ये कह देते हैं कि नहीं जी अब आप जो फ्रूट्स भी नहीं खा सकते। अब फ्रूट्स के अंदर जो है वो ये हाई ग्लाइसीमिक फूड नहीं होते हैं, मीठे होते हैं लेकिन हाई ग्लाइसीमिक फूड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो 87-85% तो उसमें मॉइस्चर होता है, फिर उसमें फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप जो है वो 100 ग्राम भी कंज्यूम कर रहे होते हैं तो एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट बायोअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट वो तो कुछ ग्राम होते हैं उसमें, और वो भी जो है वो ऐसी फॉर्म में होते हैं जो कि इमीडिएटली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाता। सो फ्रूट्स भी लेते रहें, वेजिटेबल्स भी लें, चपाती भी लें और उसके साथ साथ जो है बाकी चीजें भी कंज्यूम करें, लेकिन थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को आपको मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। में ले लें, क्वांटिटी में ना लें। जी क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो उसको बहुत ज्यादा हम नॉर्मली दो टर्म यूज करते हैं, एक तो ये करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दूसरा करते हैं ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ये मतलब होता है कि कोई फूड जो है कंज्यूम करने के बाद कितनी जल्दी कितना आपका ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। दूसरा जो होता है कि वो कितनी क्वांटिटी जो है वो अगर लेंगे तो वो इतना ज्यादा नहीं इंपैक्ट होगा, तो ग्लाइसेमिक लोड। तो आप अगर कोई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो फिर क्वांटिटी को कम कर दें। अगर आप ग्लाइसेमिक जो है वो इंडेक्स कम है किसी का तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो आपने मैनेज करना होता है ऐसा, और ये भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके नतीजे अगर आप इसको मैनेज कर लें और अगर आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है और आप इंसुलिन लेना शुरू कर दें तो जो है वो जस्ट एक ऐसी डिजीज है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। और अच्छा देखिए, जिस इंसान की डाइट अच्छी है, स्लीप अच्छी है,
वो वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, वो बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। और ये 3 से 4 चीजें जिसकी डिस्टर्ब है लाइफ में, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इवन वो डिप्रेशन में भी है, वो फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से अपसेट है, और ये सारी चीजें आपके स्टमक पे जो है वो अपडेट होती हैं। ये सब चीजें जो है वो आपके स्टमक पे बोझ पड़ रहा है। वो स्टमक आपका जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, और आप फिर कहते हैं कि मुझे तो कुछ हजम नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ होती है, मैं कुछ ज्यादा मिर्चों वाला खाना नहीं खा सकता हूँ, या अगर खा लूँ तो डाइजेस्ट नहीं होता। ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं कि एक तो हमारा पानी ठीक नहीं, दूसरे हमारे खाने के औकात ठीक नहीं। खाने के भी अपने औकात होते हैं, टाइमिंग्स होती हैं। आप जब बेतुका खाना खाते हैं, इस टाइम भी खा लिया, उस टाइम भी खा लिया, इस टाइम भूख लगी है, इस टाइम भी खा लिया। देखिए ये जो दोपहर का टाइम होता है ना, 12 बजे के बाद का, मैं तो यही समझती हूँ कि 12 से 6 का जो टाइम होता है ये स्नैक टाइम है आपका। इसमें आप जो है वो हल्का फुल्का स्नैक या कुछ फ्रूट या कुछ इस तरह की वेजिटेबल्स डाइट जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जैसे आपने बताया कि एक चिकन पीस आप ले लें या कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो ले लें, बट तली हुई चीज़ों से परहेज करें, क्योंकि जब आप वो तली हुई चीज़ें खाते हैं तो वो ऑलरेडी आपका स्टमक डिस्टर्ब करती हैं, माइंड भी डिस्टर्ब करती हैं। इससे डिप्रेशन भी बनता है, और साथ इससे ब्लड प्रेशर भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपका बीपी जो है वो आपका ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, ज़्यादा नमक वाली और ऑयली चीज़ें खाने से। ये हमारे लोगों को पता नहीं, आइडिया नहीं। वो कहते हैं ठीक है भाई गोश्त बना है तो बस जो है वो इंतहा का गोश्त खा लो, हमें इससे ताकत मिलेगी। और आपको किसने कहा है डॉक्टर साहबा कि जी ताकत नहीं मिलती है गोश्त से? गोश्त से ही तो ताकत मिलती है। हमने बकरे खाने हैं तो हमें ताकत आएगी। तो ये जरा बताइएगा कितने बकरे खा के ताकत आती है? अच्छा, दो तीन बेसिक असूल हैं न्यूट्रिशन के और फूड के कंजम्पशन के। वो ये है कि आपका जो है वो डाइटरी पैटर्न, जो जैसे आपने राइटली कहा कि आप ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कंज्यूम करें, लंच में कम करें, डिनर में बिल्कुल कम कर दें। और उसके साथ साथ जो है वो दूसरा ये है कि आप ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में एक छोटा सा स्नैक जरूर करें। हाँ। और लंच और डिनर के दरमियान में स्नैक करें, क्योंकि आपकी बॉडी को एक सस्टेन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप जितनी छोटी सर्विंग लेंगे, जितनी ज़्यादा नंबर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो ये पहले वाला कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि एक दफ़ा खाएं टिका के खाएं, बाकी ये बिल्कुल गलत है। आपको एक सस्टेन बॉडी को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, सस्टेन सप्लाई होगी, ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा ही है। दूसरा जो असूल है उसका न्यूट्रिशन का, वो ये है कि आपको जो डाइवर्सिफिकेशन, जितनी आप 10 चीज़ें खा सकते हैं दिन में, तो 8 मत खाएं, थोड़ी खाएं, 10 खाएं। अगर 8 मत खाएं, अगर 8 खा सकते हैं 6 मत खाएं, 6 खा सकते हैं 4। तो आप यूनिटरी पे ना चाहे डाइवर्सिफाइड डाइट के ऊपर जाएं। जितनी ज़्यादा चीज़ें खा सकते हैं कम क्वांटिटी के अंदर, टोटल कैलोरीज आपकी उतनी रहनी चाहिए, लेकिन जो है वो जितनी नंबर ऑफ आइटम्स आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरा बड़ा असूल है वो ये है कि जितनी आप रिफाइंड चीज़ों से बच सकते हैं और जितनी आप नेचुरल होल फूड्स की तरफ जा सकते हैं, उतना उनकी तरफ जाएं, क्योंकि उसमें मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा होते हैं। तो रिफाइनिंग जो है वो उसमें बहुत सारे विटामिन्स को और मिनरल्स को उसमें से रिमूव कर देती है। द नेक्स्ट थिंग इज कि आप जो है वो अपनी लाइफ को द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ इज योर ओन बॉडी। एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड होता है, एक हेल्दी सोच होती है, और आप आपको एक डेलिब्रेट एफर्ट करनी है अपने आप को खुश रखने की और अपने बॉडी को ठीक करने की। नॉर्मली हम नहीं करते हैं, हम इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं और इतना ज़्यादा तो हम कहते हैं अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज नहीं करते, और ये समझते हैं कि बूढ़े होंगे तो प्रायोरिटाइज कर लेंगे चीज़ें। आज के दिन में अभी से प्रायोरिटाइज करेंगे तो फिर बूढ़े भी लेट होंगे, अदरवाइज बहुत जल्दी जो है ये बूढ़े भी हो जाएंगे। देखिए डाइट ठीक नहीं ना होगी तो स्किन भी डैमेज हो जाएगी, डाइट ठीक नहीं होगी बाल भी खराब हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो चीज़ों जिनका आपको ख्याल रखना है वो यही है कि आपने अपनी जो बॉडी, आपने जैसे बकरे की बात की थी, देखिए आपकी बॉडी एक टाइम के ऊपर, मैंने तो इसलिए किया कि ज्यादा गोश्त जो बच्चे खाएंगे, ज्यादा गोश्त बड़े खाएंगे तो ज्यादा ताकतवर होंगे। देखिए एक टाइम के ऊपर, एक मिसाल के तौर पर नॉर्मली ऑन एन एवरेज एक टाइम के ऊपर 30 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी प्रोसेस कर सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है, उसको मेटाबोलाइज कर सकता है और आपकी बॉडी का हिस्सा बना सकता है। एक्स्ट्रा हो जाता है ना तो आपको भी खाने का मजा नहीं आ रहा। अच्छा, जब आप बहुत ज्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, एक उसका पोर्शन तो बॉडी आपका मेटाबोलाइज करके उसको जो है वो कर लेगा, बाकी को ठिकाने लगाने के लिए आपका बॉडी स्ट्रेस में चला जाएगा। सो बजाय ये कि आप उसको बॉडी उससे बेनिफिट करे, उल्टा पूरा बॉडी उस जो है क्या कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट में लग गया है, जहां के ऊपर जो है उसको एक्सेस जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं या प्रोटीन है या एनर्जी है, उसको कहीं ठिकाने लगाना है। वो चाहे आपके बैली के अंदर हो, चाहे वो आपको स्ट्रेस हो। बैली तो ये बहुत ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम है, आपको पता है पाकिस्तान में हर
हर दूसरा बंदा जो है वो इस प्रॉब्लम इसलिए बड़ा जरूरी होता है कि ये मत कहें कि अगर इतनी चीज फायदेमंद है तो इतनी भी फायदेमंद होगी। हर चीज जो है वो बियॉन्ड एक्सेस जो है वो नुकसानदेह है, और जो चीज आपको जितनी रिक्वायरमेंट है हर चीज उससे अगर कम कंज्यूम करेंगे तो वो भी नुकसानदेह। तो आपको एक अप्रोप्रिएट लेवल मेंटेन करना है, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे गोश्त हो, चाहे ब्रेड हो, कुछ भी हो। अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे और गलत टाइम पे कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी को नुकसान देगा, डैमेज करेगा। आपके मूड स्विंग्स भी उससे होते हैं, आपकी स्लीप भी उसी से डिस्टर्ब होती है, आपके बॉडी का जो शेप भी उसी से डिस्टर्ब होती है, और आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी उसी से डिस्टर्ब होता है। और एट द एंड ऑफ द डे ये क्रोनिक डिजीजेज जो कार्डियोवास्कुलर हैं, ये ब्लड प्रेशर है, ये डायबिटीज है, ये सारे रिजल्टेंट हैं इसी लाइफस्टाइल की वजह। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा हार्ट अटैक हो गया और पता नहीं चला। हार्ट अटैक अचानक से जरूर होता है, लेकिन इसका पता, इसके सिम्टम्स जो है वह पहले से नुमाया हो रहे होते हैं। आपको पता चल रहा होता है, आपसे खाया नहीं जा रहा, आपको सांस चढ़ रहा है, आपके मसाइल जो है वो आप इग्नोर कर दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन अचानक से कुछ नहीं होता। वो चीज़ें पहले से जो है वो चल रही होती हैं, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं करते या आप बताते नहीं हैं अपने साथ रहने वालों को, जो है वो उससे आगाह नहीं करते कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या चल रही है। जब तक आपकी तबीयत ठीक है, इंसान अपने आप को खुशबाश और अच्छा महसूस करवाता है। अगर तबीयत ठीक नहीं है, खाया नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, तो उस वक्त इंसान जो है वो बिल्कुल जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। उसके सामने आप जो है वो महल में भी उसको रख दें, वो तब भी नहीं सुकून से जो है वो वहां पर रहेगा, क्योंकि वो उसकी डाइट सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। एक तो हेल्थ का एक तो सिम्टम्स है ना। एक आज के दिन में आप बिल्कुल हेल्दी हैं, नौजवान हैं, अगर आज आपने दोपहर को जाके जो है वो मार्केट से एक पाव पकोड़े खा लिए और समोसे खा लिए, ये बस समझे कि इसका नुकसान नहीं होगा। अगर आज के दिन में आपने दोपहर में उसी टाइम के ऊपर जो है कुछ सैलेड खाया है, फ्रूट खाया है, तो उसका फायदा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, उसका फायदा होगा। सो आज के दिन में आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है बचपन में होती है, लेकिन यंग एज में क्योंकि हम एडल्ट होते हैं, इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है, हमारे बॉडी को इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा होता, सस्टेन कर पा रहे होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर हम इतनी बद एहतियाती करते हैं कि उस एज ग्रुप को जो कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा इम्यून रहें और आप हेल्दी रहें, उसको हम जानबूझ के शार्टन कर देते हैं और फिर जो है उसकी सारी ज़िंदगी उसकी मैनेजमेंट में गुजार देते हैं, और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्थ का जो आपके एक्सपेंस है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन 40 साल से ऊपर हेल्थ में जाना शुरू हो जाता है। सो आप इसको कैसे बचा सकते हैं, अपने बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, वो आज की डाइट डिसाइड, पीछे जो हो गया जो आज की डाइट डिसाइड करेगी कि आज आपने क्या कंज्यूम किया है। सो आज के दिन में अपनी डाइट को ठीक करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, ये डाइट ठीक करने के लिए जो प्लानिंग है वो बहुत जरूरी है कि आपने प्लानिंग करनी है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ कितनी खानी है, कितने लेवल पे लेनी है। एक दिन में अगर मैंने ये खाया तो अगले दिन क्या खाना है। लोग एक तरह की डाइट के साथ भी जो है वो रहते हैं। कुछ डिफरेंट लोग जो हैं, जो जिनके टेस्ट बड्स जो है बन चुके हैं, वो कहते हैं नहीं आज ये है तो कल कुछ और हो, परसों कुछ हो। पाकिस्तान का हर घर का एक ही मसला है कि पकाना क्या है और खाना क्या है। इसी सोच में जो है वो सारा पाकिस्तान डूबा हुआ है कि खाना क्या है और पकाना क्या है, और इसी वजह से सारी बीमारियां हैं कि बस हमने खाना ही खाना है और पकाना ही पकाना है। ना हमने वॉक करनी है, ना हमने जो है वो किसी और तरफ ध्यान करना है, ना हमने रात को जल्दी सोना है, नींद पूरी नहीं करनी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। यंगस्टर्स को देख लें, वो कौन सा इतने जो है वो हाईली अपने आप को जो है बूस्ट कर रहे हैं, या उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कौन सी जो है वो इतनी स्ट्रांग है। क्या वजूहात हैं? क्योंकि उन्होंने नेचुरल डाइट नहीं ली है। वो हमेशा स्ट्रिक एसिड्स की तरफ जाते हैं, वो स्ट्रिक एसिड्स ड्रिंक्स की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जूसेस और चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो उन्हें रेडीमेड बनी बनाई मिल रही हैं। तो ये तो डाइट ना हुई। ये नेचुरल डाइट से तो आप 100 मील बल्कि फरलांग पर नहीं कहाँ से दूर हैं। तो ये क्या, इसको किस तरह सेट किया जाएगा? एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना हमारे सब के लिए ज़रूरी है और उसको समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वो ये जो मैंने पहले भी कहा था कि आप जो कुछ भी कंज्यूम करेंगे, जो आपकी बॉडी में डायरेक्टली जा रहा है, वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। अब ये मत सोचें कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, वो जिस मर्जी एज ग्रुप के अंदर। पाकिस्तान में देखें मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे स्टंटिंग बहुत ज़्यादा है बच्चों में और वेस्टिंग है। आप फीमेल्स को ले लें, प्रेग्नेंट मदर्स को ले लें, लैक्टेटिंग मदर्स को ले लें, एडोलेसेंट फीमेल्स को ले लें, आपको आयरन डेफिशिएंसी नज़र आती है, विटामिन ए डेफिशिएंसी नज़र आती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है। वो हमारे डाइटरी पैटर्न से ही आ रही होती है, क्योंकि हम जो हमें नहीं चाहिए होता वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो चाहिए होता है वो कंज्यूम नहीं कर
कर रहे होते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका डाइट का और आपकी फूड का, जो आपने कहा कि खाने पकाने में ही हम लगे रहते हैं, वो इस वजह से लगे रहते हैं क्योंकि हम जो है वो हर चीज़ को उसके प्लेयर के मूड से देखते हैं कि हमें क्या, हम इस मूड से नहीं देखते कि मैं फूड इसलिए कंज्यूम करता हूं क्योंकि ये मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सो अगर मैं बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको नहीं लूंगा, हाँ अगर कोई ऐसी चीज मैच कर जाए जो कि आपको भी अच्छी लगती है, आपके टेस्ट बड भी ट्रेन हुए हैं और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छी है, नथिंग लाइक दिस। तो इसी वजह से मैंने पहले जो कहा था कि आपको बड़ा जरूरी है कि अपना जो आपका किचन है और जो आपका टेबल है वो बड़ा हेल्दी होना चाहिए। अगर आप मार्केट में जाएं और आप हाइपर मार्केट में जाते हैं, वहां से कोल्ड ड्रिंक भी उठा लिए, चिप्स भी उठा लिए, जो है वो 4 किलो चीनी भी उठा ली, घी के कनस्तर भी वहां से उठा लिए और उसके बाद कहेंगे कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। हाँ, आप जब वो ट्राली लेके आते हैं तो आप इवेल्युएट करेंगे इसमें वेजिटेबल्स कितनी हैं, इसमें फ्रूट्स कितने हैं, इसमें दालें कितनी हैं, इसमें मीट चिकन ग्रुप कितना है और सेफ फूड कितना है। एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जिसको हम लूज करते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत इशू है, वो ये है कि यहाँ पे अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फूड की कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सेफ्टी के इश्यूज हैं। हम एक बात हमेशा से कहते हैं कि जो एनीथिंग विच इज अनसेफ कांट बी न्यूट्रिशियस। तो जितनी मर्जी अच्छी कोई चीज ले लें, अगर वो सेफ नहीं है तो आपकी बॉडी के लिए हेल्थ। सो सेफ्टी, फूड सेफ्टी का होना समटाइम, देखिए आप एक कॉमन सी प्रैक्टिस है, चावल पका के रख लिए। एक और चीज मैं बताता चलूं अपने नाजरीन के लिए जरूर, कि किसी भी जरासीम, कोई भी पैथोजन जो है उसकी ना कोई स्मेल होती है, ना कोई टेस्ट होता है, ना कोई ऑफ फ्लेवर होता है। ठीक है। ये स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। जो सेफ्टी के पैथोजेंस हैं जो कि डिजीज काज करते हैं उनका नहीं होता। सो इसका मतलब ये नहीं है कि एक चीज अगर बहुत अच्छी लग रही है और वो साफ सुथरी है, उसमें स्मेल भी नहीं आ रही, उसका टेस्ट भी अच्छा है, ये सेफ है, ये ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने चावल बना के रख लिए और उसके अंदर जो है वो हमें पता है कि बेसिलस सीरियस के स्पोर्स होते हैं, 3-4 घंटे में वो इतना ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देंगे। 4 घंटे के बाद वो बहुत अच्छे चावल पड़े हुए होंगे, अगर वो आइडियल टेम्परेचर उनको मिल गया, अब ये अनसेफ हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, बच्चों को जो है वो चावल बना के पैक करके दे देते हैं, स्कूल के अंदर वो नॉर्मल उसी डब्बे में पड़े हुए हैं। 5-6 घंटे के बाद वो बच्चा वो जब चावल कंज्यूम करता है वो टॉक्सिक हो चुके होते हैं। फिर हम कहते हैं कि नहीं कुछ खाया तो है नहीं, बाहर तो गया नहीं, ये बच्चे को डायरिया कैसे हो गया, इसकी न्यूट्रिशन भी बेहतर। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप फ्रेश खाना खा सकते हैं, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए दें ही ना कि जिसमें प्रॉब्लम आए। जी, ऐसी चीजें उनको कंज्यूम करने के लिए, अगर उसके अंदर वो बच्चा जाके रेफ्रिजरेट करने की और उस स्कूल के अंदर दोबारा से उसको खा करके कोई पराठा या अंडा या इस तरह की चीज भी लेके जाई जाए तो जब तक डब्बे में बंद रहती है उसमें नमी आ जाती है अंदर, और जब आप उसको खोलते हैं तो वो गीली हुई होती है, रोटी भी और साथ वो चीज भी। जी, तो ये बड़ा समटाइम क्वालिटी के इश्यूज होते हैं, चलें वो फिर भी रखा जा सकता है, बट अगर सेफ्टी के इश्यूज हैं किसी प्रोडक्ट, अगर आप उसको टिश्यू में या किसी जो है वो सिल्वर पेपर में रख के जो है वो रखेंगे तो वो सेफ रहेगी। जी ऐसे। सो हैविंग सेड दिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप घर आपके अंदर हम करते क्या है, हमने खाना बाहर निकाला, उसको खाया, जितना बाकी रखा फ्रिज में डाल दिया। अगले दिन फिर निकाला, जितना खाया और उसके बाद फिर रख दिया। भाई अगर आपने एक दफा उसको निकाल के बाहर आइडियल टेम्परेचर पे थोड़ा सा दोबारा वापस कर लिया तो आप ये खाने के काबिल नहीं है। तो आप पकाएं उतना, खाएं जितना। अगर आपने पकाना है, ज्यादा बनाना है, तो आप उसमें से एक पोर्शन अलग करें जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं, बाकी को इमीडिएटली ठंडा करें और उसको निकालें मत। सो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। हम रेफ्रिजरेटर कभी नहीं साफ किया होता, जहां पे फूड रखते हैं हम ऊपर जो है वो रा फूड रखा होता है, नीचे कुक फूड रखा होता है, उससे ड्रिप लॉस हो रहा होता है, नीचे वो उसमें पैथोजेंस ऐड हो रहे होते हैं। ऐसा फूड जिसको आपने एक बड़ा हम जर्मोमीटर के मुताबिक एक डिसीजन करते हैं कि अगर आपने ठंडा फूड है तो उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखें, अगर कोई हार्ड फूड है तो उसे 65 से ऊपर रखें। अगर इस दरमियान में रेंज में अगर फूड किसी टाइम पे 3-4 घंटे के लिए मौजूद होगा तो इसके अंदर जो है ये गड़बड़ हो जाएगी, आपको जो है इससे बचाना है। फ्रिज में रखी हुई चीजों में भी स्मेल पैदा हो जाती है ना। स्मेल मैंने कहा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होती, स्पॉइलेज से होती है। तो एक चीज जो स्मेल कर रही है वो परफेक्टली सेफ हो सकती है, जो बिल्कुल ठीक लग रही है बिल्कुल अनसेफ हो सकती है। सो लेकिन नॉर्मली जो है वो हम असेस ये कर लेते हैं कि अगर किसी चीज में स्मेल हुई है, जो है स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए तो इसी दौरान में शायद पैथोजन भी ग्रो हुए होंगे, तो हम वो असेस करते हैं। अदरवाइज जो है वो जितने भी पैथोजेंस हैं वो स्मेल काज नहीं करते, ना ही आप टेस्ट करते हैं, ना ही आप फ्लेवर करते हैं। सो आपको असेस करना होता है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आपका रेफ्रिजरेटर जो है, कैसे पता चले हमें कि ये जो फूड कितना सेफ है? देखिए लाइट बेसिक सा असूल है, अगर आप जो है वो 4 से 6 या 4 से 8 घंटे के लिए जो है वो टेम्परेचर आइडियल मिल गया है किसी फूड को, तो प्रोबेबली आप जो है ये गड़बड़ हो जाएगी। और उसमें मॉइस्चर भी ज्यादा है। इसको कितना टेम्परेचर चाहिए? अच्छा, नॉर्मली फ्रिज का टेम्परेचर 5 से कम होता है तो रेफ्रिजरेटर में 5 डिग्री से 2 से 3 दिन के लिए ये कंज्यूम किया जा सकता है। लेकिन रात को अगर आपको पता चला कि आज बिजली बंद हो गई और
और 6 घंटे के लिए बिजली गई है तो इमीडिएटली, और फिर आप जो दोबारा से उसको ठंडा करके खाएंगे तो गड़बड़ होगी। सो बेहतर यही है कि अगर आपकी जो है वो एक 6-8 घंटे के लिए टेम्परेचर जो है वो ब्रीच हुआ है, लाइट गई रही है, रेफ्रिजरेटर ठीक नहीं काम कर रहा था या कुछ और मसला बन गया था, तो इस फूड को कंज्यूम करने के बजाय डिस्कार्ड कर दें। इसी तरह से जब आप किसी चीज को फ्रीज करते हैं तो अगर वो फ्रीज होके था हो रही है और लाइट बार बार जा रही है या आपने बहुत ज्यादा डंप कर दिया है वहां के ऊपर, प्रॉपर फ्रीजिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। सो ये आप असेस करते रहें कि जितना आप चीजों को फ्रेश खा सकें उतना कंज्यूम करें। अच्छा देखिए, ये हमारे इस्लाम ने भी तो हमें यही सिखाया, हमने जो है वो यही तो हमारी जो है वो पहली तरबियत है कि आप उतना खाएं जितना आप जो है वो उसी वक्त ताज़ा खाना खा लें। फिर हमें ये चीज़ जो है वो सीखने को भी मिलती है कि नबी पाक जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ताज़ा खाना खाया करते थे और उतना ही बनता था जितना उसी टाइम के लिए होता था और वो ख़त्म हो जाता था। यहाँ हम क्या करते हैं, इतना ढेर खाना बना के जो है वो रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़ कर दिया जाता है कि जी निहारी बनी है, कड़ी बनी है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार नहीं बनती हैं तो उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है। ये आप बताइएगा कि, और प्लास्टिक के बर्तन में फ्रीज़ किया जाता है, ये कितना डेंजरस हो सकता है? खैर मेरा नहीं ख्याल कि नॉर्मली जो है प्लास्टिक के बर्तन में जब आप हीटेड कोई आइटम रखें तो क्योंकि उसके अंदर जो है वो प्लास्टिक का इतना इशू नहीं होता, उसके अंदर जो उसको हार्ड शेप देने के लिए, सॉफ्ट शेप देने के लिए उसके अंदर जो है फ्थलेट्स होते हैं या बिस्फिनोल ए होता है, तो वो जब आप हीट करते हैं तो वो लीच होता है। नॉर्मली फ्रीजिंग में इतना इशू नहीं होता, बट प्लास्टिक के बर्तनों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप जो फ्रीज हुआ हुआ निकालेंगे उसको आप ऐसे ही ओवन में रख देंगे, दूसरा ये है, दूसरा ये है कि अगर आपने प्रॉपर फ्रीज किया तो कोई भी फूड आइटम कोई भी हो वो -18 पे जाके फ्रीज होता है, उससे ऊपर फ्रीज नहीं होता, सारा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता जाता है। जो आखिरी मॉइस्चर उसका फ्रीज होता है -18 पे होता है। सो फ्रोजन आइटम जो है -18 से अगर नीचे पड़ी हुई है तो फिर तो उसमें पैथोजन ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा मॉइस्चर अवेलेबल ही नहीं है तो ग्रो कोई नहीं कर रहा। तो जब आप इसको था करेंगे और उसके नतीजे में ये आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दिस, हम इतना ज़्यादा फ्रीजर में लोड डाला होता है और इतनी ज़्यादा दफ़ा बार बार खोलते बंद करते हैं कि -18 अचीव करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम के ऊपर अगर आपका ये मसला है तो फिर कोशिश करें कि कम घर में चीज़ें लाएं ताकि जो है उसको प्रॉपर फ्रीज किया जा सके, जिसमें स्पेस भी मौजूद हो फ्रीजर में। दूसरा जो है, अगर आपने प्रॉपर फ्रीज किया हुआ है फिर मसला नहीं है, वो वही आइटम 6-8 माह भी आप कंज्यूम उसको बाद में निकाल के था करके कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर फ्रीजिंग नहीं हुई है तो फिर उसको जो है वो बेशक महीने 2 के अंदर अंदर ही कोशिश करें कि उसको कंज्यूम कर लिया जाए। अच्छा, कुछ ऐसे बने बनाए खाने जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं कि जिन पर लिखा होता है कि इनकी एक्सपायरी जो है वो 2 मंथ्स तक है, 1 मंथ तक है, तो क्या ये जो है वो अच्छे डाइट है, इससे हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है और ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, हर जो है वो ग्लोबली अगर देखें तो ये पाकिस्तान में फिनोमिना नहीं है, ग्लोबली है और रेगुलेटर इसको चेक कर रहे होते हैं। हर फूड की अपनी एक नेचर होती है, उसके अंदर मिसाल के तौर पर अगर उसमें हाई मॉइस्चर है तो पैथोजन माइक्रो बैक्टीरिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर उसमें मॉइस्चर लो है तो मोल्ड्स का और इनका जो यीस्ट का ज़्यादा इशू हो सकता है। कुछ फूड के अंदर हैवी मेटल्स का इशू हो सकता है, कुछ फूड के अंदर जो है वो एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स का इशू हो सकता है। और उसके बाद जो है उसको प्रॉपर, अगर मिसाल के तौर पर अगर आप जो है किसी चीज़ को अप्रोप्रिएटली प्रोसेस करके अप्रोप्रिएट पैकेजिंग के अंदर, जिसके अंदर लीचिंग ना हो रही हो टॉक्सिन्स की उस फूड के अंदर, और वो उसकी एक स्पेसिफिक शेल्फ लाइफ के मुताबिक अगर रख देते हैं तो कोई मसला नहीं होता। अच्छा। लेकिन हैविंग सेड दिस, अगर आप जो है वो अगर उसकी पैकेजिंग प्रॉपर नहीं है, अगर उसकी प्रोसेसिंग पैकेज प्रॉपर नहीं है, अगर उसका रॉ मटेरियल प्रॉपर नहीं है तो देन तो ऑफ कोर्स चाहे वो एक दिन का भी होगा तब तो गड़बड़ होगी। अच्छा, अक्सर औकात हम देखते हैं फ्रीज हुई चीज़ों के साथ प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग है वो चिपक जाते हैं, और वो जब चीज़ को या सालन को गर्म किया जाता है तो उसमें से वो पैक का जो पीस है वो निकल रहा होता है। इज इट ओके कि इसका नहीं होना तो नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए प्लास्टिक से को अवॉइड करें। अगर हैं भी तो फिर भी अगर आपने उसको सेपरेट कर दिया तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा। बट हैविंग सेड दिस, बेहतर तो यही है कि अगर प्लास्टिक को जितना अवॉइड कर सकें, जितना आप दूसरे बर्तन यूज़ कर सकें उतना ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मतलब ये अवॉइड करें कि आप ज़्यादा फ्रीजी खाना ना खाएं, ताज़ा खाना खाएं और जब वो बनता है घर में वही खाएं, यही कहना ना आपका? जी अगर फ्रीज करना, अगर आप अप्रोप्रिएटली ठीक तरीके से उसको फ्रीज कर सकते हैं और जो है वो उसकी कितने टेम्परेचर पे फ्रीज करना चाहिए बता दें। ये जो हमारा फ्रीजर होता है इसमें जो है इसका टेम्परेचर -18 से नीचे ही होता है, -19, -20, -21 होता है। तो अगर तो इशू वहां पे आता है जहां के ऊपर लोड शेडिंग होती है या जहां के ऊपर आप बार बार खोलते बंद करते हैं या जहां के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल देते हैं। जो उसके शेल्फ होते हैं उसके
उसके ऊपर आपने फूड रखा हुआ है तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इतना पैक किया होता है कि उसको फ्रीज होने में जितना टाइम चाहिए उससे पहले पैथोजेंस ग्रो कर जाते हैं। सम टाइम पैथोजन का इतना इशू नहीं होता, जब वो ग्रो करते हैं तो वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। वो टॉक्सिन कहीं नहीं जाते, वो कुकिंग के बाद भी कहीं नहीं जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपने अप्रोप्रिएट फ्रीज किया तो फिर तो इतना मसला नहीं है। अगर आपके पास अप्रोप्रिएट फ्रीजिंग का नहीं है, लोड शेडिंग ज्यादा है, आपके घर में बार बार बिजली जा रही है और आपका जो है वो फ्रीजर ओवरलोडेड है, तो फिर परहेज करें चीजों को ज्यादा फ्रीज करने से। फिर बेहतर यही है कि बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए और आपने भरपूर तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से समझाया कि फ्रीजी खाना और नॉन फ्रीजी खाना आपने किस तरह खाना है और कितने टेम्परेचर पे इसको जो है फ्रीज करना है। अगर कर लिया है तो अव्वल तो उतना ही खाना जो है वो बनाइए जितना आप खा सकें, और ताज़ा खाना जो लोग खाते हैं उनकी स्किन भी हमेशा फ्रेश रहती है और आपको जो है वो कोई स्किन डिजीज़ या प्रॉब्लम वैसे हार्मोनल इश्यूज भी नहीं होते। बहुत शुक्रिया आपका। जो एक लास्ट मैसेज है मेरी तरफ से वो ये है कि आप जो है आपकी ग़िज़ा आपकी बॉडी के लिए, आपके जिस्म के लिए बड़ी अहम है। सेफ फूड खाइए, सेफ फूड कंज्यूम कीजिए, न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम कीजिए, और अपनी सेहत का आपसे ज्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता। और फूड के जरिए आप अपना ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल, खुद से ज्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता, इसीलिए अपना खुद का ख्याल रखिए। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो लोग का ख्याल रखते हैं वही दूसरों का ख्याल भी रख सकते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी रहें अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें और ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जो आपके लिए प्रॉपर नहीं है तो प्लीज़ अपनी डाइट पर ख़ास तवज्जो दीजिए, क्योंकि डाइट है वो खाने के लिए जो है वो ज़िंदा रहने वाली बात जो है ना वो ना करें, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए जो है वो खाइए। हर चीज़ को एतदाल में खाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम जो है आने वाले वक्त में ना हो और आप बीमार भी ना हो, फिजिकली भी नहीं और मेंटली भी नहीं। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।